बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अभी शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, हमारे पास जो अभी टॉपिक है आज का वो क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। वो क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको ज़रा लिंक मेथड के तहत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बंदा चूक जाता है। बंदा क्या हो जाता है? चूक जाता है। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी इंतहा ईजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। हमें क्या क्या है, 10 जो है यहाँ पे दिए हुए हैं टेप्स, 10 आइडेंटिकल टेप्स, मतलब है कि 10 टूटियाँ हैं एक जैसी हैं। 10 टूटियाँ क्या है? एक जैसी हैं। वो फिल कर रही हैं टैंक को कितनी देर में? 4 घंटे में। तो 10 ज़रबे 4, अब 8 टूटियाँ हैं हमारे पास। दूसरी टूटियाँ कितनी हैं? 8 हैं। तो जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। दोनों साइडें बराबर ही हैं क्योंकि काम तो सेम ही है, काम तो सेम ही है। अब क्या करें, 8 को उधर ले जाएं, आसान या मुश्किल? इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। हमने डायरेक्ट में देखा था, कैसे होता था डायरेक्ट में बेटा? ऐसे लिखा जाता था 10/8 इज इक्वल टू लेट से जो भी है वेरिएशन, तो एक x/5 आप जो भी ऐसे लिख लें। इस तरह से लिखा जाता था दो चीज़ों को, और दोनों साइडें क्या होती थी? इक्वल होती थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उनको मालूम कर लेते थे। इसमें क्या लिखना है? स्ट्रेट सीधा लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रेट सीधा लिखना है। कोई इसके अंदर आपने फ्रैक्शन नहीं डालना है, सिंपल। लेकिन ये देखना है कि कौन सी चीज़ किधर है। दोनों साइडें बराबर ही रखनी है। ऐसा ना हो कि एक साइड पे सिर्फ आप, जैसे टैप्स हैं तो आप टेप्स दोनों एक ही साइड पे कर दें, ठीक है, और टाइम दोनों एक साइड पे कर दें, फिर तो लाजमी बात है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अदरवाइज ये सवाल काफ़ी आसान होने वाले हैं। देख लें, ये जवाब था। बाकी आप स्टेटमेंट इसकी बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? स्पीड किलोमीटर में है तो टाइम टेकन, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ज़रूरत नहीं है। 6 मैन कंप्लीट है सर्टेन जॉब इन 8 आवर्स। 6 बंदे हैं बेटा, 6 बंदे हैं। कितना टाइम लग रहा है? 8 घंटे। ठीक है, तो आप ये एक साइड 1 हो जाएगी, दूसरी साइड लिख लें। दूसरी क्या है जनाब अली? अब बंदे कितने आ गए हैं? 16। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि काम जल्दी कंप्लीट होगा। 6 बंदे थे ना, 8 घंटे ले रहे थे। 16 बंदे तो काम जल्दी कंप्लीट होगा या देर से? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? x के साथ, जो वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 16 क्या हो जाएगा? इस साइड पे आ जाएगा। तो हाँ जी, डिवाइड करें, 8 2 इज 16, x इज इक्वल टू व्हाट? 3। आसान या मुश्किल? ये सवाल आपकी जो ऑक्सफोर्ड की 8 की बुक है उसका भी हिस्सा है। इन्वर्स प्रोपोर्शन आसानी से हो जाएगा या मुश्किल होगा बेटा? ठीक है, सिंपल सा मेथड है। आपको मेरी कोशिश होती है कि जो सबसे आसान तरीका है उसके ज़रिए समझाया जाए, वरना तरीके तो और भी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? अब मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवलिंग, मेरे ख्याल में अब कोई ख़ास परेशानी नहीं रही होगी। क्या जी? 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। टुक 4 आवर्स टू कम्प्लीट इज जर्नी। हाउ लॉन्ग विल ही टेक? अगर उसकी अब एवरेज स्पीड कितनी हो गई है? 80 हो गई है। तो जब 100 थी तो कितने टाइम ले रहा था बेटा? 4 ले रहा था। अब अगर 80 है तो स्पीड क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। इस साइड पे आ जाओ भाई, 80 को इधर ले आए, कट गया इसके साथ, और कितना हो गया? 5। x इज इक्वल टू 5 आवर। स्पीड कम हुई है, घंटे बढ़ गए हैं। अब इसी को सेम 120 के साथ करें, कर सकते हैं। इसको भी करके दिखाऊँ, ये काफ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब सेंटर वाली चीज़ कांस्टेंट है, काम दोनों साइडों पे एक ही हो रहा है, काम दोनों साइडों पे एक ही हो रहा है, तो जो दो वैल्यू लेट से हम एक रख लेते हैं, a और b, दूसरी साइड पे क्या रख लेते हैं? x और y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस साइड को ऐसे लिख लेते हैं, दूसरी साइड को इस तरह से लिख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, हमारे पास x आ जाता है। आसान है या मुश्किल है? ठीक है, उम्मीद है कि कोई इसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको बड़े आराम से सवाल को कर सकते हैं। जिन्होंने बुक के हिसाब से करना है वो एटलीस्ट जो है जिन्होंने पेपर में अटैम्प्ट करना है, देखिए मेथड तो आपको पता चल गया सवाल हल करने का, बहुत ही आसान है कि नहीं है? क्या करना है, बुक से एक दफ़ा एग्जाम्पल आपने देख लेनी है कि यार पेपर में मैंने प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर में मैंने प्रेजेंट कैसे करना है, वही मेथड है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ये सामने आपके लिखा हुआ है, उसको एक दफ़ा पढ़ के देख सकते हैं कि यार इसको मैंने पेपर पर कैसे प्रेजेंट करना है, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके लिए। आपने मेथड तो देख लिया, सवाल हल करने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है,
अगर ये सारा इतना ऊपर नीचे ना भी लिखे ना, सिर्फ इतना ही लिख लें तो उसके तहत भी आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, 10 वर्कर हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कितनी देर में बेटा? 18 घंटे में। अच्छा जी, उसके एक चीज़ ये आ गई आपके पास, वो कहते हैं आफ्टर 3 डेज 4 वर्कर चले गए। तो अब देखें 10 वर्कर थे, कितना दिन लग रहे थे? 18। अब 3 दिन गुजर गए, तो फिर क्या अब कितने दिन लेंगे? वो 15 दिन लेंगे। अच्छा, आपके पास ये चीज़ है, आपके पास ये चीज़ है कि जो 10 वर्कर हैं अब वो काम कितनी देर में ख़त्म कर लेंगे? 15 दिन में। अच्छा जी, अब 4 वर्कर चले गए, 4 वर्कर चले गए, तो अब वर्कर कितने रह गए आपके पास बेटा? 6 रह गए। अब डेज कितने लगेंगे? एक्स, 6 को उधर ले जाए, ठीक है, 5, और ये इतना इधर कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा जनाब अली। सही होगी बात? नहीं, कुछ गलत कर दी मेरे ख्याल से। 3 2 इज़ 6, 3 5 इज़ 15, और 2 5 इज़ 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 25 डेज। आसान है मुश्किल है? अब इस चीज़ को समझें, ये वाली ऊपर वाली जो चीज़ कि ये 10 से 18 से मैंने 15 कैसे किए हैं भाई? 3 दिन, देखिए 3 दिन वही 10 बंदे काम करते रहे, तो इसका मतलब है अब उनको कितने लगने थे 3 दिन के बाद? 15 दिन। कितने लगने थे? 15 दिन। इसलिए हमने इसके अंदर जो इक्वेशन यूज़ की है उसमें हमने 15 यूज़ किए, 18 यूज़ नहीं किए। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 18 वाली स्टेटमेंट जो पहले लिखी हुई है। एक्चुअली तो क्या था, जब बंदे छोड़ के चले गए तो उस वक्त कितने दिन का काम रहता था बेटा? 15 दिन का काम रहता था। कितने दिन का काम रहता था? 15 दिन का। ठीक है, अच्छा जी, तो आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब है कि अगर किसी ने बुक के हिसाब से लेना है तो क्या है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऊपर लिख देते हैं कि आफ्टर 3 डेज जो जनाब अली काम रहता है वो कितने दिन का रहता है? 15 डेज का। तो आप फिर लिख सकते हैं जी द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे वर्कर्स आप जो भी हो, ये लाजमी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊपर आप लेट कर लें। क्या कर लें? लेट। चले मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, लेट। ठीक है, वर्कर को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? वर्कर इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड डेज आर रिप्रेजेंटेड बाय D। ठीक होगी, यहाँ पे आप ऊपर डाल देंगे पहली स्टेटमेंट सोल्यूशन से पहले। ठीक है, उससे सोल्यूशन से पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो क्या है कि व्हेन द वर्कर्स लेफ्ट, ठीक है, व्हेन द वर्कर्स लेफ्ट रिमेनिंग जॉब इज इक्वल टू कितनी है? 15 डेज की है। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब अली अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ATGC कर लें। अब क्या होगा जनाब अली कि W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2, बस यहाँ पे वैल्यूज़ फिर प्लेस कर दें। बात समझ लगी है कि नहीं लगी? या इसको मज़ीद आपने लेंथन करना है, लंबा करना है, तो जनाब अली कुछ और भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट जो जवाब होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और एक चीज़ याद रखें, जो भी बुक के ऊपर कर रहे हैं अपने आंसर को बिल्कुल क्लियर लिखें, लिखें आंसर के साथ मोटा मोटा करके कि ये आंसर पड़ा है, ताकि जो देखने वाला है एटलीस्ट पहले जायज़े में ये तो देख ले कि आपने जो सवाल किया है वो ठीक है या गलत है। बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? आपने सवाल अच्छा किया हो और जिस तरह से मैंने मतलब है कि सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसको आप बिल्कुल गुचमुच करके बना दें और उसको समझ ही ना लगे तो क्या करेगा बंदा? उसको जब समझ नहीं लगेगी तो बेटा नंबर आपके डिडक्ट कर लेगा। तो पॉइंट्स बिल्कुल एलेबोरेट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, ताकि अगर आपके नंबर बन गए तो दे दें। ये चीज़ मत सोचें कि जनाब अली मैं ऐसे लिखूंगा कि चेक करने वाले को समझ ही नहीं आएगी, और भाई जी जब उसको समझ नहीं आएगी तो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, पेन उसके हाथ में। तो ख्याल करें, ये वाले माइंडसेट बिल्कुल भी ना रखें, अच्छा साफ खुला करके लिखें ताकि एक एक स्टेप क्लियर हो, ताकि जो बंदा देखे फ़ौरन आपको नंबर देके आगे निकल जाए। ठीक है, ज़्यादा तरद्दुद में ना पड़े। लेकिन जब आप उसको, आपको जो एक बात तो क्लियर है, जब आपको आता ही नहीं है तो फिर आपके नंबर ड्यू नहीं है। ठीक है, फिर आपके नंबर ड्यू नहीं बनते। लेकिन जब आपको आता है तो फिर ऐसे लिखिए कि देखने वाला आपको नंबर दे सके। बात समझ लगी कि नहीं समझ लगी? चलें एक दफ़ा आपको एक पैटर्न भी इसका प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि अगर किसी ने बुक के हिसाब से करना है तो उसके लिए क्लियर हो, क्योंकि बुक के ऊपर जो चीज़ बनी हुई है बेटा ये थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी है, इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे यूजुअली आपके पास रिटन पेपर में भी नहीं होता। तो क्वेश्चन को देखते हैं जी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जनाब अली कि जो पहली स्टेटमेंट वहाँ पे गिवन है वो उसके हिसाब से कि व्हेन 4 वर्कर्स लेफ्ट, जो रिमेनिंग जॉब है, रिमेनिंग जॉब लेफ्ट वो कितनी थी बेटा? इज इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें? लेट
वर्कर्स इज इक्वल टू W एंड डेज इज इक्वल टू D। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे कर लें अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब दोनों साइडें बराबर होंगी, दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो W1 D1 इज इक्वल टू वट, W2 D2। अब यहाँ पे आपके पास पहली जो स्टेटमेंट है उसमें वर्कर की तादाद कितनी है बेटा, 10 नहीं ना, 6 रह गए थे। कितने रह गए थे, 6 रह गए थे। ठीक है ना, तो 6 रह गए हैं। और यहाँ पे D1 आपके पास कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। अब यहाँ पे वर्कर्स कितने हैं आपके बेटा, वो वही रहेंगे। वर्कर्स एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए, अच्छा जी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। 10 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 18 डेज, आफ्टर 3 डेज 4 वर्कर्स लेफ्ट। तो वर्कर्स तो आपके पास 6 हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी डेज वुड द रिमेनिंग वर्कर्स टेक टू कंप्लीट पेंटिंग द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओके जी, यहाँ पे ये था 10, आपके पास W1 D1 कितने हैं, 10। अब यहाँ पे ये कितने बच गए हैं आपके पास, टोटल 6। तो अब आपके पास दिन कितने लगेंगे, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 6। अब ये हो गया 3 का टेबल, 5 2 और ये हो जाएगा 5। तो D2 इज इक्वल टू वट, 25 डेज। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि विद 6 वर्कर्स, विद 6 वर्कर्स remaining job will need 25 days। ठीक है, टू कंप्लीट। ठीक है, ये सिंपल आप आंसर लिख दें, ऐसे लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ये सिंपल इसके साथ क्या लिख दें, आंसर। बात समझ लगी कि नहीं, उसको थोड़ा सा और भी बड़ा किया जा सकता है, लेकिन मैं ज़रूरत नहीं समझता। टीचर को समझाने के लिए काफ़ी है कि आपको सवाल आता है। बात समझ लगी या नहीं लगी, ठीक है। वरना तो क्या है, ये जो जहाँ पे 10 वर्कर थे आप लिख सकते हैं जनाब अली, पहले वर्कर कितने थे 10, कितने दिन के बाद छोड़ के बाद गए, तो 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। अब वर्कर कितने रह गए हैं आपके पास, 6। और रिमेनिंग जो जॉब है विद 10 वर्कर्स इज इक्वल टू कितने, 15 डेज। रिमेनिंग जॉब विद 6 वर्कर इज इक्वल टू x। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, और फिर आप स्टेटमेंट बना, तो वो आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर इसको कितना आप लेंथन करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आई एम कम्फर्टेबल विद दिस, कि इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है 20 वॉलंटियर्स कैन कंप्लीट अ पैकिंग जॉब इन 36 आवर्स। कि अगर आपके पास कितने वॉलंटियर हों बेटा, अब 20 क्या लिखा हुआ है, 20 वॉलंटियर। अब जो नंबर जहाँ पे जो वर्ड्स में गिवन होता है ख्याल करें वो भी नंबर ही मौजूद है। तो 20 वर्कर्स हैं, तो काम कितनी देर में हो रहा है बेटा, 36 में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, ये वॉलंटियर्स हैं और ये क्या है जनाब अली, आवर्स हैं, टाइम है। ठीक है, तो इफ़ 5 वॉलंटियर्स लेफ्ट आफ्टर 6 आवर्स। अब जो काम कितने लेफ्ट हो गए हैं, 5 लेफ्ट कर गए हैं, तो कितने बच गए आपके पास, 15 बच गए हैं। और उस वक्त काम कितनी देर का रहता था, आफ्टर 6 आवर्स है, तो कितने 30 घंटों का रहता था। हाउ मैनी आवर्स वुड द रिमेनिंग 15 वॉलंटियर टू कंप्लीट द पैकिंग जॉब। देखें, अब ये आपके पास अगर तो 20 होते, ठीक है, ओके, यहाँ पे फिलहाल, अच्छा जी सॉरी फॉर लिटिल डिले, थोड़ा लाइट का इशू हुआ। चलें, ये वाला सवाल मेरे ख्याल में इसी के ऊपर थे। ठीक है, कि 36 पेन ले लें, हाँ जी, कि 36 आवर्स में एक जॉब कंप्लीट हो रहा है और काम करने वाले कितने बंदे हैं, 20 बंदे हैं। अब 20 में से 5 बंदे चले गए, कितने बंदे चले गए, 5। तो हमारे पास कितने बंदे रह गए, 15 रह गए। और टाइम जो रहता था हमारे पास कितना था, 30। लेकिन जब ये 30 घंटे रहते थे तो वर्कर उस वक्त कितने थे, 20 थे। इसका मतलब है 6 घंटे तो कंज्यूम हो गए, उन्हीं बंदों ने कर लिए। अब जो अगर 20 बंदे हैं तो वो काम कितनी देर में कर रहे हैं, 30 घंटे में। अब 15 बंदे कितनी देर में करेंगे, तो ये x है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय x। 15 इस साइड पे आ जाएगा, 15 2 इज 30, आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 आवर्स। अगर अब ये हो कि हाउ मैनी, ये लिखा हुआ है हाउ मैनी आवर्स वुड द रिमेनिंग, तो ये हमारे पास है। अगर सवाल के अंदर ये कि और चीज़ हो कि
कितने ज़्यादा घंटे वो लेंगे, कितने ज़्यादा घंटे वो लेंगे। तो ये फिर आपने सवाल को अच्छे से देख के पढ़ना होता है कि वो क्या कुछ मांग रहा है आपसे। तो 30 घंटे की बजाय कितने घंटे लग रहे हैं हम, 40 आवर्स, तो एक्स्ट्रा कितने घंटे लगे हैं, 10 आवर। याद रखिएगा आपको 36 आवर्स से कोई लेना देना नहीं है। जो आप चीज़ कंपेयर किया वो किसको किया है, आपने 30 आवर्स को कंपेयर किया है, तो आंसर भी उसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं कराऊंगा, जो ज़रूरत है वही आपको कराई जाएंगे। बात समझ लग रही है, जो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या जी, 8 × 12 = 6 × x। अब ये तो अब हो गया ना बच्चों वाले सवाल, ठीक है। अगला देखें जी क्या है, 12 बंदे हैं, कितनी देर लग रही है, 20 दिन लग रहे हैं, तो 15 दिन के लिए कितना चाहिए होगा जी, x हो गया कि नहीं, कितने दिन लगेंगे जी, 16 वर्कर कितने चाहिए, 16 वर्कर चाहिए, तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। अब अगर आपको 48 दिन के बने, कितने दिन के बने, 48, तो देखिए 12 के साथ कितने लग रहे थे आपके, 20, और अब आपके पास 48 डेज हैं, तो वर्कर कितने चाहिए, एक्स चाहिए। 48 को इस साइड पे ले आए बेटा, 12 4 = 48, 4 5 = 20। ले भाई, काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में। कितनी देर में, 5 दिन में। ओके जी, नेक्स्ट 3 आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल ही एक जैसे, बिल्कुल ही एक जैसे। मेरा तो दिल नहीं करता कि इसको आपको कराऊं, क्योंकि 40 मिनट्स, 3 पंप हैं, 40 मिनट लगा रहे हैं। अब 2 पंप कितनी देर लगाएंगे भाई, 2 को इधर ले आए, ठीक है, 2 को इस साइड पे ले आए, सॉरी, अच्छा जी 220, तो कितनी देर लग जाएगी, 60 मिनट लग जाएंगे। अब इसी तरह से 8 पंप हो, तो आप डिवाइड किससे कर दें, 8 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 8 5 = 40, आंसर क्या आ जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, अब कितने आसान हो गए हैं सवाल, ठीक है। उसके बाद है, इफ़ सोल्जर राशन इज 650 ग्राम पर डे एंड देयर आर इनफ सप्लाईज टू लास्ट 12 डेज। उसके जो राशन है 650 ग्राम है एक दिन का बेटा, कितना है, 650 ग्राम, कितने दिन का है, एक दिन का है, पर डे है ना, और ये कितने दिन के लिए लास्ट कर रहे हैं, 12 डेज के लिए। अब भूख ज़्यादा लग रही है या सर्दियाँ आ गई हैं, जो कुछ भी है, तो राशन क्या है, बढ़ा दिया गया है, और पर डे कितना कर दिया गया है, 780 ग्राम। राशन की अमाउंट उतनी ही है, जो टोटल क्वांटिटी है वो उतनी ही रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो लाजमी बात है, अब सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, कम दिन चलेगी कि नहीं, हाँ, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 780 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 0 से कट गया, 13 वाला टेबल 5 टाइम 13 वाला टेबल 6 टाइम 6 वाला टेबल 2 टाइम्स 5 2 इधर 10, x = what 10 days। अब सेम जो राशन, जो जितनी अमाउंट आपके पास गिवन है, अगर 780 ग्राम पर डे के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कितने दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है 60 चिकन्स हैव एनफ फीड फॉर 30 डेज। 60 मुर्गियाँ थी, और उनके बाद बेटा फीड कितनी है, 30 दिन के है, 10 दिन गुजर गए, तो अभी मुर्गियाँ कितनी है, 60 ही हैं, और हमारे पास कितने हैं जी, 20 दिन रह गए। अब 60 मुर्गियों के लिए 20 दिन की फीड मौजूद है, 12 चिकन्स वर सोल्ड। अब इस 60 में से कितनी मुर्गियाँ हमने सोल्ड कर दी हैं, 12 सोल्ड कर दी हैं, तो कितनी बच गई हैं, 48। कितनी बच गई हैं, 48। तो अब कितने दिन चलेगी, इसको डिवाइड कर दें जी 48 के साथ, ठीक है, 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा 5, और ये कितना हो जाएगा जी 5, x = 25। अब वही जो फीड थी वो 5 दिन मज़ीद चल जाएगी, मतलब है कि पहले 20 दिन चल रही थी, अब कितने दिन चलेगी, 25 दिन चलेगी। जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि आप उसके अंदर उलझ जाएं, उसका सवाल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप बेशक लिख सकते हैं कि फीड अवेलेबल फॉर 60 चिकन्स, ठीक है, = 30 डेज। अच्छा जी, फीड कंज्यूम, अच्छा डेज लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, तो कितने बच जाएंगे, 20 दिन हो गए अब इसके पास, ठीक है ना। तो आप स्टेटमेंट बेशक बना देते हैं कि फीड लेफ्ट फॉर 20 डेज फॉर 60 चिकन्स, तो नंबर ऑफ चिकन सोल्ड कितने हो जाएंगे, 12, चिकन लेफ्ट 48, फीड एनफ फॉर डेज, एक्स हो जाएगा। अब आप उसको मतलब है कि ये स्टेटमेंट बना सकते हैं। मैंने स्टेटमेंट आपको ज़बानी में इसलिए बता दिया कि अगर मैं वीडियो के अंदर इसको डालूँ तो फिर दैट विल टेक टू मच टाइम। मेरा ख्याल है कि इस तरह से भी बात समझ तो आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। आगे क्या जी हमारे पास, अ स्कूल टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप फॉर 72 स्काउट्स। अब एक टीचर ने कैंप ऑर्गेनाइज किया कितने, 72 स्काउट्स के लिए। ही ऑर्डर्ड इनफ फूड टू लास्ट फॉर 7 डेज, कि ये फूड जो है 7 दिन चल सकता था। उसके बाद अब क्या है, सवाल क्या कह रहे हैं, हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट। अब हाउ मच लॉन्गर, कितना ज़्यादा चल सकता है, इसका मतलब है आपने एडिशनल डेज बताने हैं। क्या बताने हैं आपने, एडिशनल डेज बताने हैं। यहाँ पे देखें,
हाउ मच लॉन्गर, इसका मतलब है एडिशनल डेज बताने। हाउ मच लॉन्गर, ये नहीं है कि टोटल डेज कितने चलेंगे और ज़्यादा कितने दिन चलेगा। तो जो आपके एक्स्ट्रा दिन बनेंगे वो आपने बताने होंगे, ठीक है ना, टोटल से एक्स्ट्रा दिन। हमारे अगर 9 स्काउट्स डिड नॉट अपेयर फॉर द कैंप या डिड नॉट टर्न अप फॉर द कैंप, तो आपके पास अब स्काउट्स कितने बच गए थे? टोटल 63 बच गए थे। कितने बच गए थे बेटा? 63 स्काउट बच गए थे। अब अगर 72 स्काउट होते तो राशन काफ़ी होता कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। अब अगर 63 स्काउट्स हैं तो आप कितने दिन के लिए चलेगा? इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ बेटा? 63 के साथ। आंसर 7, 9 इज 63, 9, 8 इज 72। पहले कितने दिन चल रहा था हमारे पास? 7 दिन के लिए। अब कितने दिन के लिए चलेगा? 8 दिन के लिए। तो कितने एक्स्ट्रा डे आपके पास आ गए हैं? 1 डे आ गए। कितने आ गए हैं? 1 डे आ गए। अच्छा जी, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द कैंप इज रिड्यूस टू 4 डेज, अगर कैंप की जो ड्यूरेशन है रिड्यूस कर दी जाए कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए, तो कितने, हाउ मैनी मोर स्काउट्स, ठीक है। आप आंसर में लिख सकते हैं कि टोटल डेज दैट द राशन कैन लास्ट इज इक्वल टू 8 डेज, ठीक है। तो हाउ मच लॉन्गर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एडिशनल डे। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मोर स्काउट। अब सेकंड पार्ट इसका आ गया है कि अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया कितने कैंप को? 4 दिनों के लिए। हमारे पास इनिशियल क्या था? जो राशन था वो 72 स्काउट्स के लिए 7 दिन का था। कितने दिन का था? 7 डेज का था। अब हमें कितने डेज आ गए हैं? 4। तो स्काउट्स हो जाएंगे हमारे पास x, इस साइड को लेके आ जाए 4 को, ये आ जाएगा 18। तो 18 7 इज 1 2 6, ठीक है। तो ये टोटल कितने दिन बन जाएंगे? 126 दिन। और हाउ, सॉरी ये स्काउट्स हैं, अब हम स्काउट्स को देख रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोर स्काउट्स, तो हाउ मेनी मोर स्काउट्स एडिशनली, पहले कितने स्काउट्स हमारे पास? 72 थे, अब कितने हो गए? 1 to 6 हो गए। डिवाइड, ये माइनस कर देंगे, 28 और 26 कितने हो जाएंगे? 54। तो एडिशनल स्काउट्स दैट द कैंप कैन मैनेज दे आर 54 इन नंबर, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं? आसान है सवाल? मुश्किल है? देखिए, क्या किसी को भी मुश्किल लग रहा हो? एनीवन? बेटा हमजा आपको आसान लग रहे हैं? जब अभी ये एक चीज़ आसान लग रही है तो फिर 2 दिन के बाद ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आफ्टर 2 days यू विल कम एंड से कि सर जी मुझे तो ये सवाल पे प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम नहीं होगा, ठीक है। अब लेट्स होप कि आप मतलब है कि इसको अच्छे से करें। अगला सवाल क्या हमारे पास? गिवन दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे लिंक बना लें। यहाँ पे 2 से 4 कैसे हुआ भाई? 2 से मल्टीप्लाई। इधर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड। डिवाइड, तो डिवाइड बाई 2 करें, क्या हो जाएगा आंसर? 4 को डिवाइड किया है 2 से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आ जाएगा? 8। अच्छा जी, अब 8 से 6 कैसे बना है? 9 नहीं, 2 माइनस नहीं किया बेटा जी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ होता है। तो अब यहाँ पे आके एक सिचुएशन आपके पास ऐसी है कि आप नॉर्मल मेथड के ज़रिए नहीं कर सकते, तो देन यू मस्ट नो कि फार्मूला क्या है। तो देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है बेटा y इज इक्वल टू के एक्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। ये भूलना नहीं है मेरे बेटा। ये किसके लिए बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, और ये कौन से के लिए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। अब लेट्स से कि ये हल कैसे होगा? ये हल कैसे होगा? y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। आपके पास x की वैल्यू मौजूद है, y की वैल्यू मौजूद है, लेकिन के, देखें x की वैल्यू आपके पास एक गिवन है ना, y की वैल्यू भी उसी के अगेंस्ट गिवन है। ये नहीं यूज़ कर सकते कि x की वैल्यू यहाँ से उठा लो, y की वैल्यू यहाँ से उठा दो। आपने सेम बॉक्स से उठानी है। कहाँ से उठानी है बेटा? सेम बॉक्स से उठानी है, ये ख्याल करना है। x की वैल्यू गिवन है, y की गिवन है, और आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? k की मालूम करनी है। अब k जो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ चाहिए नहीं है, यहाँ पे तो आपको k का फ़ायदा नहीं है। आपको किसके लिए चाहिए? इस बॉक्स के लिए चाहिए था, इस बॉक्स के लिए चाहिए था, और इस बॉक्स के लिए चाहिए था। अब किसी में x नहीं है, किसी में y नहीं है। जब इनमें से x और y में से भी एक मिसिंग है और k भी मिसिंग है, इट्स मीन्स कि आपके पास अगर k की वैल्यू आ जाए तो मामला हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेट्स इधर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू बेटा k ओवर एक्स। अब y की वैल्यू, पहले बॉक्स x की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 2 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 है, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाएं तो k क्या हो जाएगा बेटा? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू व्हाट? 60, या इसको सीधा ऐसे लिख लें। अब आपके पास आ गई k की वैल्यू 16।
अब आप किसी भी उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या लेट से कि इसी की मालूम करिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा 4 के 1 है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे क्या, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है बेटा 16 है, x की वैल्यू कितनी के 1 है 4 है, डिवाइड किया आंसर क्या आ गया 4। इसमें लिख लें, कोई मुश्किल है? ये है बुक का मेथड। ये कौन सा मेथड है? अगर आपको ये सवाल गिवन हो तो आपने यही फार्मूले दोनों लगाने हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको रेस कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा पास करके रेस कर लिया था। हमारे पास अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, कि किसकी वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास बेटा 16 थी, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, y की वैल्यू कितनी है 9, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे कट जाएगा 8/3, यहाँ पे आप दोनों ही लिख सकते हैं, 16/6 है या क्या है 8/3 है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नहीं हो सकते, एक ही होगा, यहाँ पे दो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है बेसिकली। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे क्या है बेटा इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या ये बात अभी तक दुरुस्त साबित हो रही है या नहीं। हमने थोड़ी देर पहले भी कुछ किया था, ठीक है। लेट्स सी y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। अब यहाँ पे बेटा y की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इज इक्वल टू व्हाट 16 डिवाइड बाय x। ये इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 16 डिवाइड बाय 2। आंसर क्या आ गया 8 आ गया। बात समझ लगी कि नहीं लगी? पहले भी 8 ही था ना, यहाँ पे 8 से 6 हो रहा था, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या ख्याल है, दोनों ही तरीके आपको समझ में आ गए। इससे पहले जो दूसरा फार्मूला होता है कहाँ, उसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए वो क्या होता है y इज इक्वल टू के एक्स। उसमें भी आप यही करेंगे, सबसे पहले किसकी, जो पहला बॉक्स आपको गिवन होता है उसमें दोनों की वैल्यू मौजूद होती है, वहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू, फिर x या y की वैल्यू फाइंड करने की मुश्किल होगी। ओके ठीक है, क्या सबको क्लियर है? एनीबॉडी जिसको अभी भी इशू हो इसके ऊपर? मैंने अच्छा काफ़ी कोशिश किया इसको तफसील से बात को समझाया जाए। उसके बाद है 100 मैन ईट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फूड इन 1 मंथ। 100 बंदे थे, उन्होंने कितनी देर में खा लिया बेटा 30 दिन में। फॉर हाउ मेनी डेज विल दैट फूड सफिशिएंट इफ 20 मैन ज्वाइन देम। अब बंदे कितने हो गए 125 हो गए, 125 हो गए। अब इसको इधर ले, अब आप मेरे ख्याल में इसको मजीद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद है अ वाटर टैंक कैन बी एम्प्टीड इन 50 मिनट्स बाय 5 पम्प्स। 50 मिनट में 5 पंप उसे खाली कर देते हैं। अगर एक पंप खराब हो गया तो कितने पंप बच गए, 4 पंप बच गए। अब 4 को इधर ले आए, डिवाइड कर दें, जवाब निकल आएगा। आसान मुश्किल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है अ प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटेड बाय 75 वर्कर्स इन 40 डेज। 75 वर्कर हैं और कितने देर लगा रहे हैं 40 डेज। जहाँ पे वर्कर लिख लें यहाँ पे डेज लिख लें ताकि बात भूले ना। बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉड 15 मोर वर्कर। अब वो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 15 और ले आए। कितने और ले आए 15 और ले आए। आफ्टर 8 डेज अगर यही 75 चलते रहते तो वो काम कितनी देर में पूरा हो जाता? 40 था ना बेटा, तो 8 दिन तो गुजर चुके हैं। अब कितने दिन का काम रहता था? 32 दिन का काम रहता था। अब उसने कितने बंदे बना लिए हैं 75 जमा 15 कितने 90। अब 90 के साथ क्या हो जाएगा जनाब अली, ठीक है। तो इसको अब स्टेटमेंट बन गई है कि 75 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 90 को इधर ले आए, हमारे पास जवाब इसका निकल आएगा। अच्छा ये बताएं, अब ये जो है ये होल नंबर में जवाब नहीं आएगा, होल नंबर में जवाब नहीं आएगा। तो 32/160 डिवाइड बाय 6, 32 5 30 5 150, 5 दूने 10 160। नीचे कितने बचे हुए हैं 6 बचे हुए हैं। तो लेट्स सी के कितने हो जाते हैं जी, तो 6 2 इज 12 4 40 6 6 इज 36। अब ये सेम चलेगा, 4 बच रहे हैं, 6 पे डिवाइड हो रहा है, तो 6 6 6 मतलब है कि 26.67 डेज। या ये जो है ये बेसिकली 2/3 है। एक डेज का कितना है 2/3 है। अगर एक डेज का 3rd पार्ट लिया जाए तो कितने घंटे का होता है 8 घंटे का। तो 2 पार्ट ले लिए जाए तो कितने घंटे के हो जाएंगे 16 घंटे के। तो ये हो जाएगा 26 दिन और 16 घंटे या 26.67 डेज। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अगला सवाल देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड होती है जी। चलें, हाँ गलत है। अच्छा यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड। तो
आप कह रहे हैं कि जनाब अली उसने क्या दे दिया है, वो गलत कर दिया उसने, ठीक है। अगर बुक के पीछे जो आंसर है तो उसको मेंट कर दें प्लीज़, इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, दैट इज़ 26.67, ये इसका राइट आंसर है। अगर पीछे बुक के ऊपर देखें, आप कह रहे हैं बुक के ऊपर कितना लिखा हुआ बेटा 33 डेज, अब सिर्फ लॉजिकली देख लें इसको, बुक के आंसर को छोड़ दें। हमारे पास कितने दिन का काम था, 40 दिन का काम था, कितने बंदे काम कर रहे थे 75, अब 8 दिन गुजर गए तो कितने दिन का काम रह गया 32 दिन का, और वही 75 बंदे काम कर रहे हैं। अब अगर वो 15 बंदे और ले आए 90 बंदे, अब 90 बंदे पे वही काम डिवाइड करें तो क्या होगा, क्या काम जल्दी नहीं खत्म होगा? 15 दिन एक्स्ट्रा जो आ गए हैं वो किस काम के लिए आए, काम ही करने के लिए आए हैं, तो काम क्या होगा, ज़्यादा दिन लग जाएंगे, किसी भी सूरत में ज़्यादा दिन तो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बुक का जो आंसर है वो लॉजिकली बिल्कुल ही फॉल्स है, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट रिवीजन हो तो ये आंसर क्या हो मेंट हो जाए। बहरहाल आप इसको मेंट कर दें, दैट इज़ 26.67 डेज, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड होती है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़।